बड़े बुजुर्ग छोटे भाई और मेरी उम्र के नौजवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भरपूर पैसा पर खेले कैसा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट रिलेटेड टर्म्स का पार्ट 3 है। ये मार्केट रिलेटेड टर्म्स के अंदर हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि कौन सी टर्म्स का क्या मतलब होता है और कौन सी टर्म्स हमें फायदेमंद होती है और कौन सी हमें नुकसानदेही होती है। तो इसी के बीच में हम आज जानने की कोशिश करेंगे रिजल्ट्स, जो कंपनी के रिजल्ट्स होते हैं। किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स 3 महीने के बाद यानी कि क्वार्टरली होते हैं। क्वार्टर कब से स्टार्ट होता है और रिजल्ट्स कब रिलीज करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो ये सब जानने की कोशिश करेंगे। उनके अंदर जो टर्म्स होती हैं वो कैसे यूज होती है और किस टर्म्स का क्या मतलब है, कौन सी हमें काम फायदा देगी और कौन सी हमें नुकसान, ये सब चीज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो रिजल्ट्स रिलेटेड टर्म्स के अंदर हम कोशिश करेंगे कुछ जानने की। तो देखिए, जब कंपनी अपना रिजल्ट पोस्ट करती है तो कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन देती है एक्सचेंज को। देखिए, सबसे पहले इनकम का देती है, तो नेट सेल टर्नओवर है, अदर इनकम है, इस तरह से है। उसके बाद कंपनी एक्सपेंसेस यानी कि कंपनी के खर्चे, कंपनी के पास एम्प्लॉइज है, लाइट बिजली पानी है, ये सब आता है यहाँ पर, पावर एंड फ्यूल, रॉ मटेरियल, उनके बाद एम्प्लॉयज की सैलरी वगैरह, ये सब कुछ आता है एक्सपेंसेस में। तो ये पैसा जो होता है ना, टोटल एक्सपेंसेस वगैरह, उसमें प्रोविजंस भी आते हैं, यानी कि टोटल खर्चे जो भी कंपनी ने किए हैं वो सारे के सारे मिलाकर देखिए 51,672 करोड़ रुपए किसी कंपनी ने कमाए हैं जून 2020 के क्वार्टर में। ओके, तो उसके एक्सपेंसेस तो ये हो गए, इनकम तो ये हो गया है। अब उसके बाद में उसके एक्सपेंसेस देखिए, 51,000 करोड़ रुपए कमाए हैं और 40,000 करोड़ इसका क्या है, एक्सपेंसेस है, टोटल तो खर्चा है। तो उसके पास 11,000 करोड़ ही बचे हैं। उसके अंदर अगर उसने भी टैक्स नहीं दिया है तो वो भी माइनस हो जाएगा, एबिटा और ये सारी चीजें माइनस हो जाएगी, और उसके बाद जो भी बचेगा उसके पास वो प्रॉफिट रहता है। तो वो कंपनी अपने यूज के लिए इस्तेमाल करती है। कैसे कैसे करती है वो सब जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ है, एबिटा, डिस्प्रिएशंस, एबिट, ईबीआईटी, ओके, इंटरेस्ट जो कंपनी, ठीक है, टैक्स कितना दिया है कंपनी ने, देखिए -948 करोड़ रुपए, यानी कि शायद टैक्स माफ हुआ होगा। पिछले क्वार्टर में उन्होंने 1618 करोड़ रुपए टैक्स दिया था। प्रॉफिट एंड लॉसेस, इस तरह से जो भी ये आप पढ़ सकते हैं। ये सारे स्टेटमेंट में जो होते हैं ना, जो पोस्ट करते हैं रिजल्ट्स, उसमें होता है। तो इसी में हम क्या चीज हमें काम की है, किस चीज के बढ़ने के बाद कंपनी के शेयर्स की कीमत बढ़ती है और किस चीज के बढ़ने के बाद कंपनी के शेयर की कीमत घटती है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे आज। उसके बाद की आइटम्स है, रिजर्व एंड रिटर्न बैक, रिजर्व्स, रिटर्न बैक और इक्विटी कैपिटल्स है, ये सारी चीजें हैं। इसे इन्हीं चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे एक एक करके। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन हम झेल लेंगे, क्योंकि हमें इन्हें जानने की ज़रूरत है। अगर कोई नए इन्वेस्टर्स मार्केट में नए नए हैं और उन्हें अभी पता नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले आपको भाई बेसिक देखना ज़रूरी है, बेसिक जानना ज़रूरी है। हर चीज़ को आपको आपकी डायरी में नोट करना बहुत ही ज़रूरी है। कभी जब हम नए नए मार्केट में आए थे तो प्रोविजंस बढ़ते थे कंपनी के, तो हमें लगता था भाई प्रोविजंस बढ़े हैं तो कोई चीज बढ़ गई होगी, तो हम खरीदते थे, लो जी भाई, तो उसके बाद बहुत लॉस होता था। तो ये चीजें है ना, बहुत जानना जरूरी है। उस टाइम पे कोई नहीं बताता था, लेकिन अभी इंटरनेट का जमाना है और बहुत सारी चीजें आपको फ्री में अवेलेबल होती है। सिर्फ आपको इतना ही करना होता है कि आपका जो कीमती समय है उसमें से 2, 4, 5, 10 मिनट लगाकर आपको वीडियोस को वॉच करना होता है। बस चाहे हमारी करे चाहे किसी और की करे, लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, टर्म्स को जानेंगे नहीं, तो आप प्रैक्टिकल मार्केट में ना प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहली जो टर्म्स है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी कि CAR जो होता है। CAR एक होता है कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो जिसे बोलते हैं। ये खास करके बैंकों के लिए ये होता है, क्योंकि इसी के ऊपर जो है ना, जो लोगों का धन है, शेयर होल्डर्स का कोई सेफ्टी नहीं है। एक चीज मैं अगर आपको बताऊं तो मार्केट में ना शेयर होल्डर्स की कोई सेफ्टी नहीं है इतनी, खास करके अगर कोई दिवालिया होता है तो शेयर होल्डर्स, उसका इतना इन्वेस्टमेंट है तो इसे वापस कर दिया जाए। शेयर होल्डर्स एक खुद मालिक होता है, चाहे आपके पास 1 शेयर हो चाहे 1 करोड़ शेयर हो, आप खुद मालिक हो उस कंपनी के। अगर कंपनी दिवालिया होती है तो आपको भी उस
उसका जो दर्द है वो झेलना होगा, जो घाटा है वो झेलना होगा। अगर कंपनी दिवालिया नहीं होती है और एक दिन में डबल हो जाती है तो वो भी फायदा आपको ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। किसी बैंक में किसी ने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया और बैंक एक महीने में डबल हो गई उसकी शेयर प्राइस, तो उस डिपॉजिटर को 7% से ज्यादा 8% इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है, या 4% मिल रहा है करंट जो सेविंग के ऊपर जितना भी है, तो उसके ऊपर 1% नहीं मिलेगा, लेकिन उसका जो डबल होने का जो फायदा है वो आपको मिलेगा। इसलिए नुकसान भी शेयर होल्डर्स को ही झेलना पड़ता है। तो CAR जो होता है वो जो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए होता है, यानी कि CAR क्या होता है, पूंजी पर्याप्तता अनुपात जिसे हम बोलते हैं, एक बैंक की पूंजी का अनुपात उसकी जोखिम भारित यानी कि वेटेज संपत्ति और वर्तमान देनदारियों के संबंध में है। बैंक नियामकों द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि वाणिज्यिक बैंकों को अधिक लाभ उठाने और प्रक्रिया में दिवालिया होने से बचाने के लिए, यानी बैंक की खराब स्थिति में जो पब्लिक से लिया हुआ पैसा है वो वापस कर सके। ध्यान रखना, शेयर होल्डर से लिया हुआ पैसा नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर तो खुद एक मालिक होता है। तो ये बैंकों के लिए होता है और इनका जो बैंकों के जो नियामक जिसे बोलते हैं ना, रेगुलेटरी जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट की सेबी है, टेलीकॉम जो है, फोन वगैरह हम करते हैं ना, हम बोलते हैं ना कि ये हमें बार बार मिस कॉल मारता है तो कंप्लेंट करने के लिए बोलते हैं, तो हम ट्राई में करते हैं कंप्लेंट, है ना, मैंने कर रखी है। तो इस तरह से ही वो है। तो बैंकों का जो नियामक है वो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान रखना। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि अर्निंग पर शेयर्स EPS क्या होता है। जब कंपनी का EPS बढ़ता है ना तो कंपनी की जो स्टॉक प्राइस बढ़ती है। कैसे? देखिए, शेयर से आय को EPS कहते हैं। शेयर से आय यानी कि देखिए उदाहरण के तौर पर बताने की कोशिश की है, मतलब अर्निंग प्रति शेयर, किसी कंपनी के मुनाफे में उसकी कुल शेयरों की संख्या से भाग देने पर EPS निकलता है। मान लीजिए किसी कंपनी में शेयर की कीमत 100 रुपए है और उसका EPS 10 रुपए है, तो उसका PE रेशियो 10, PE रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग। कंपनी के पास 100 शेयर है और कंपनी ने क्या किया है, इस क्वार्टर में 100 रुपए ही कमाए हैं, ठीक है, 100 शेयर है उसके पास और 100 रुपए उसने कमाए हैं। प्रत्येक शेयर के हिस्से में कितना रुपए आएगा? 1 रुपए आएगा ना, क्योंकि 100 शेयर है कंपनी के पास और 100 रुपए उसने कमाए हैं, तो एक शेयर के हिस्से में 1 रुपए आ गया ना। जैसे यहाँ पर बताया है कि भाई एक कंपनी के जो शेयर की कीमत है 100 रुपए है और उनका EPS 10 रुपए, 10 रुपए यानी कि कंपनी के शेयर की कीमत 100 है और उसने क्या किया है, 10 रुपए कमाए, यानी कि उनके एक शेयर के ऊपर है ना 10 रुपए आ गया, जो भी प्रॉफिट उनको मिला है। तो उसको अगर डिवाइड करेंगे सारे शेयर से, तो जो भी पैसा उस शेयर से हिस्से पे आता है वो होता है उसका EPS, अर्निंग पर शेयर जिसे हम बोलते हैं, और उसे ही हम PE रेशियो भी बोलते हैं, यानी कि कंपनी आमतौर पर उतना रुपए एक शेयर के पीछे कमाती है। सीधी सी बात है, PE का मतलब प्राइस टू अर्निंग। कंपनी आमतौर पर एक क्वार्टर बोलिए या फिर जो भी बोलिए, उस पीरियड में जो निर्धारित समय होता है उसमें एक शेयर के पीछे उतने रुपए कमाती है। वो जितने रुपए कमाती है एक शेयर के पीछे उसे हम बोलेंगे PE, ठीक है, और जितने रुपए उस शेयर के हिस्से पे आते हैं उसे बोलते हैं EPS। तो दोनों टर्म्स एक ही है, PE चाहे EPS। तो कहते हैं कि PE अगर कम है और कंपनी अच्छा कर रही है तो उसे तुरंत खरीद लो, क्योंकि बाद में PE जब बढ़ता है तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस जो होती है वो भी बढ़ते रहती है। तो इस तरह से है, तो इसलिए EPS जिसका अच्छा है वो लोग उन कंपनी में घुसते हैं और उनके शेयर्स खरीदते हैं। चलो नेक्स्ट टर्म, क्योंकि लंबी प्रोसेस है जानने की, एग्रीगेट नॉन प्रमोटर शेयर्स होल्डिंग। एग्रीगेट ये भी एक टर्म्स होती हैं और उसके अंदर आपने देखी होगी, अगर आप वीडियो को बैक करके देखेंगे, पॉज करके देखेंगे, तो ये टर्म्स भी उसके अंदर है कि एग्रीगेट नॉन प्रमोटर शेयर्स होल्डिंग। जो नॉन प्रमोटर्स है, जो प्रमोटर्स नहीं है, यानी कि हमारे जैसे लोग, तो इनके पास की जो शेयर्स होल्डिंग है वो कितनी है, एग्रीगेट परसेंट्स, कितने भी शेयर्स कंपनी के पास है, वो सब लोगों ने खरीद लिए हैं या फिर कंपनी के पास अभी भी बहुत सारे शेयर्स पड़े हैं। अगर कंपनी के पास ही शेयर्स हैं तो उनकी कीमत कम रहती है और जितनी खरीदेंगे तो बढ़, तो ये परसेंट भी क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। एग्रीगेट नॉन प्रमोटर शेयर्स होल्डिंग इन परसेंट्स, वही 1% में है। गवर्नमेंट शेयर एक और अलग से टर्म्स होती है कि गवर्नमेंट शेयर, कोई कंपनी है, मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट के पास पैसा है, गवर्नमेंट को इस साल क्या है, इनकम टैक्स से बहुत पैसा मिला है, इनकम टैक्स गवर्नमेंट ने इकट्ठा किया है या फिर GST से गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा हुआ है और इस साल गवर्नमेंट को कोई समस्या भी नहीं आई, तो गवर्नमेंट के पास क्या पैसा होगा, प्रॉफिट के तौर पर होगा।
तो गवर्नमेंट उससे कहीं खर्चा नहीं करती है कि भाई ये तुम्हारा 5 साल का पेंडिंग है और इस रोड को फटाफट बनाओ। नहीं, गवर्नमेंट जो है जो अपने सिस्टम के तहत ही जो काम करेगी, जो पैसा कंपनी के पास एक्स्ट्रा है, गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा है, वो गवर्नमेंट क्या करती है, मुसीबत के समय काम आने के लिए कहीं ना कहीं वो उसे इन्वेस्ट करती रहती। तो जैसे कि कोई कंपनी अच्छी कर रही है और गवर्नमेंट का दिल उसके ऊपर है, लगता है गवर्नमेंट को, चाहे वो गवर्नमेंट की कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट हो, तो गवर्नमेंट उस कंपनी में इन्वेस्ट करती है। तो क्या किसी कंपनी में गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है, और है तो कितनी % है, ये भी कंपनी के रिजल्ट्स के इसमें दिखाना होता है और असर करता है कंपनी के जो शेयर्स प्राइस के ऊपर है। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट आ जाती है नई नई गवर्नमेंट्स की, तो उसकी प्राइस हाइक होने लगे। और उसके बाद है इक्विटी डिविडेंड रेट। इसके लिए आपको अलग से एक टर्म्स इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इक्विटी डिविडेंड रेट ये शेयर के फेस वैल्यू पर दिया जाता है। % जितना ज्यादा होगा शेयर की कीमत भी उतनी बढ़ती है। तो ये है इक्विटी डिविडेंड रेट। अगर ये ज्यादा होगा तो शेयर्स की प्राइस जाहिर सी बात है बढ़ेगी। उसके बाद इक्विटी कैपिटल, ये क्या चीज है? इक्विटी कैपिटल पार्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स कैपिटल ऑफ कंपनी ओन बाय ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ऑन और इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस बाय अदर क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर। वह सामान्य शेयरधारकों या कुछ निश्चित परिस्थितियों में शेयरधारक के अन्य वर्गों के स्वामित्व वाली कंपनी की शेयर पूंजी का हिस्सा है। कहते हैं शेयर्स कैपिटल बढ़ना कंपनी की ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है। यानी कि देखिए, आपके पास 100 शेयर है, आपकी कोई कंपनी है, आपके पास 100 शेयर्स है, लेकिन आपकी कंपनी को किसी विशेष कारण से पैसों की जरूरत पड़ती है, प्रोविजंस आपके बढ़ते हैं। जब प्रोविजंस बढ़ते हैं तो आपके पास पैसे नहीं होते, तो आप किसी भी QIP के जरिए या फिर FPO के जरिए, जैसे कि हमने पहले वीडियो में बात की थी, उनके जरिए फंड इकट्ठा करने की कोशिश करोगे। लेकिन आपको कोई फंड ऐसे दान में नहीं देता है, कोई ना कोई चीज आपकी रखता है। तो वो क्या रखता है? वो मालिकाना हक रखेगा। जैसे कि आप किसी कंपनी का शेयर्स खरीदते हो तो आप मालिक हो उसे, आपको मैसेज आते होंगे, आपको ईमेल में आप चेक करते होंगे, जब भी बोर्ड मीटिंग होती है आपको भी इन्विटेशन मिलता है कि बोर्ड मीटिंग इस तारीख को हो रही है, आपको भी सादर आमंत्रित किया जाता है। इस तरह से ईमेल्स आते हैं, कभी चेक करना आप अपने ईमेल्स को। पैसे के बदले में लोग शेयर्स लेते हैं तो लेने पड़ेंगे। जब शेयर्स कंपनी को लेने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, तो कंपनी की शेयर्स के कंपनी के पास तो सब अभी फिलहाल शेयर नहीं है, तो कंपनी शेयर इश्यू करेगी ना, शेयर्स इश्यू करेगी ना। पहले कंपनी के पास 100 शेयर थे, फिर कंपनी को 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ी, तो कंपनी ने कई करोड़ शेयर्स इश्यू किए, उन लोगों को दिए और उनसे 100 करोड़ रुपए लिए। तो पहले 100 शेयर थे, फिर और शेयर 100 करोड़ रुपए के बदले में जो इश्यू किए वो फिर बढ़ेंगे। अब 200 शेयर हो गए ना कंपनी के पास। अब जब कंपनी 100 रुपए कमाएंगी तो पहले 100 रुपए 100 शेयर्स में बढ़ते थे, तो एक कंपनी एक शेयर्स के पीछे 1 रुपया आता था। अब 200 शेयर हो गए तो एक शेयर्स के पीछे 50 पैसे आएंगे ना। तो EPS कंपनी का कम हो गया ना, EPS कम हो गया, PE कम हो गया। तो ये नुकसान, मतलब कंपनी की सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर शेयर्स का कैपिटल बढ़ता है, इक्विटी का कैपिटल जिसे हम बोलते हैं, वो बढ़ता है तो ठीक है। समझना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये ध्यान रखना। इक्विटी कैपिटल अगर जिस भाई को पता नहीं है, आप शेयर कर सकते हैं उसे। और साथ में जिन लोगों ने अकाउंट नहीं खोला है, तो हमारी इस राइट साइड में जो आपको येलो कलर का जो मिल रहा है, ओपन डीमैट अकाउंट विथ डिस्क्रिप्शन लिंक एंड गेट RS 300, वहां पर भी आप क्लिक करके अकाउंट खोल सकते हैं। क्योंकि आपको अकाउंट खोलना ही है, कहीं पर भी अगर खोलना है, आपको शेयर मार्केट में आना है तो आपको अकाउंट खोलना है, तो आप कहीं पर भी अकाउंट खोल सकते हैं। इससे अच्छा तो आप हमारे लिंक से खोल लीजिए। जब आपको खोलना ही है अकाउंट, क्या दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं है इसमें। ऊपर से अगर हम आपने अकाउंट खोल लिया तो हमें पता लग जाएगा, हम आपको 300 रुपीज रिटर्न कर देंगे। और उसके साथ साथ में हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। अभी तो कुछ हुआ नहीं, अभी तो शुरुआत है। ये आने वाले दिनों में क्या क्या हम शेयर करेंगे आप देखते जाइए, और वो सब फ्री में करेंगे हम आपके साथ। ओके, कोई भाई वो नहीं है, लालच नहीं है। चलो नेक्स्ट टर्म्स है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, एक कंपनी, मान लो कोई कंपनी है, काम कर रही है और अचानक से कोई समस्या आती है, जैसे कि ये कोरोना आया, छोटा सा वायरस है ना। तो इस कोरोना ने पूरे साल भर सारी दुनिया को परेशान कर दिया। अब ये भी थोड़े से अपने घरों से, घोंसलों से बाहर निकलने लगे हैं लोग। तो देखिए इस तरह की समस्या आती है। उसके बाद भूकंप की स्थिति है ना। कोई भी आपदा आप ले सकते हैं, भूकंप है, बाढ़ है, या साइक्लोन है, या फिर इस तरह की कोई बीमारी है, या बारिश के कारण जो अकाल होता है, बहुत सारी समस्याएं हैं, या फिर गवर्नमेंट के रूल्स है, या फिर कोई दंगे हैं, रायट्स हैं। इन सब कोई भी कारण हो सकता है जो कंपनी के ग्रोथ के ऊपर असर करता है। तो कंपनी की जो ग्रोथ है बढ़ेगी नहीं, कंपनी की सेल्स बढ़ेगी नहीं, तो कंपनी को घाटा लगने लगेगा। जैसे कि मेरे ख्याल से जेट एयरवेज पिछले साल या 2-3 साल पहले की बात है, जेट एयरवेज वैनिश हो गई है, डूब गई है।
कंपनी को अचानक से घाटा आने लगा है और के बाद लास्ट में कंपनी को डूबना पड़ा। ऐसी कंडीशन में है ना, जब कंपनी घाटे में रहती है तो उसके पास रिजर्व पैसा होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना यार, अगर मैं राशन लेने अगर नहीं गया तो घर में मैं क्या करता हूँ, कुछ राशन स्टोर्स करके रख देता हूँ। जब मैं बाय द वे नहीं ले गया, नहीं जा पाया लाने के लिए, या फिर ऐसी कंडीशन आई कि मार्केट में राशन ही नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में मैं क्या अपने घर में उसे स्टोर करता हूँ ताकि मुझे उतने दिन तक का गुजारा हो सके। तो वो जो चीज है वो सिर्फ पैसों के रूप में कंपनी अपने पास रखती है, तो उसे बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, तो कंपनी को मुसीबत के समय वो काम आती है। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ लेना और इसे क्या है अपने दिमाग में रख लेना, यही आपको काम आएगा। चाहे आप किसी की भी सर्विस ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन लास्ट में आपका जो साथ देगा ना, ये जो डेफिनेशंस हमारे आप, यही हमारे माए बाप है, यही हमें बचाएंगे। कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स टर्म्स, ठीक है। तो देखिए ये थोड़ा सा एक्चुअली में फर्स्ट में रखना चाहिए था इस टर्म्स को, लेकिन मैं इसे लास्ट में अभी आया है, बीच में, लास्ट में भी नहीं आया है, बीच में आया है। किसी कंपनी के एक साल में रिजल्ट्स के 4 क्वार्टर्स होते हैं, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये क्वार्टर 1 यानी कि Q1 होता है। ध्यान रखना, इसे आप नोट करके भी रख सकते हैं। अप्रैल, मई एंड जून Q2 यानी कि क्वार्टर 2, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर क्वार्टर 3, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ये क्वार्टर 4। साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे और कहीं पर नोट करके रखेंगे। एक क्वार्टरली रिजल्ट्स में कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, कौन कौन सी फायदे वाली है, कौन सी नुकसान वाली है। चलो, कंसो मुनाफा। कंसो मुनाफा मतलब देखिए, कोई कंपनी जो होती है ना, जो हम टीवी में देखते हैं कि भाई कंपनी का कंसो मुनाफा बढ़ गया और शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है। कंसो मुनाफा एक कंसोलिडेट मुनाफा है। कंसोलिडेट मुनाफा यानी कि कंपनी के पास मान लो कि 4 दुकानें हैं, कोई रिटेल है, कोई कम्युनिकेशन है, कोई फ्यूल है, कोई इस तरह की सारी ये वो है। तो उन सारी चीजों से, सारे फीड से जो पैसा आता है उसे बोलते हैं कंसोलिडेट प्रॉफिट होता है। किसी कंपनी के पास बहुत सारी दुकान है, जैसे कि वॉलमार्ट है, पूरी अमेरिका में दुकानें हैं, तो हर दुकान से जो कमाई आती है ना, वो सारी जोड़ेंगे तो उसे बोलेंगे कंसो मुनाफा यानी कि कंसोलिडेट मुनाफा। तो वो बाद में डिवाइड होता है आगे चलकर। तो ये जब बढ़ता है तो कंपनी की प्राइस बढ़ती है, क्योंकि अच्छा ही है कंसो मुनाफा। क्योंकि अगर ये मान लो कहीं ज्यादा है, उसमें से जाएगा तो टैक्स कितना जाएगा, आधा ही जाएगा ना, आधा से और जाएगा, 40%, 60% जाएगा, 70% जाएगा प्रोविजंस मिला के, लेकिन 30% भी बढ़ेगा ना, 80% भी जाता है तभी 20% बढ़ता है। तो कंसो मुनाफा बढ़ता है तो कंपनी का प्राइस है थोड़ी सी बढ़ती ही है, ठीक है, क्योंकि अच्छा ही है। ये कंसोलिडेट मुनाफा है, मतलब सारा मुनाफा। अब इसमें से कंपनी को सैलरी देनी होती है, टैक्सेस देने होते हैं, बिजली का बिल देना होता है, जमीन का किराया देना होता है, और रॉ मटेरियल में जितना खर्चा हुआ है वो भी माइनस किया करना होता है। उसके बाद जो कंपनी के पास बचता है उसे हम बोलते हैं शुद्ध मुनाफा। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत अच्छी टर्म्स है और बिल्कुल समझने लायक है, कोई ऐसे मैथमेटिक्स नहीं है। अच्छा, सेल्स टर्नओवर, विक्रय टर्नओवर। विक्रय टर्नओवर मतलब क्या है कि कंपनी ने, देखिए, विक्रय टर्नओवर कंपनी की कुल दी गई उत्पाद या सेवाएं हैं जो किसी निश्चित अवधि में बेची जाती है। यानी कि मान लो कोई कम्युनिकेशन कंपनी है, तो उसने कितने सिम्स बांटे हैं, कितने इसके रिचार्ज हुए हैं, कितने रुपए के रिचार्ज हुए हैं दिए गए समय में, तो वो होता है विक्रय टर्नओवर। यानी कि कोई कपड़े वाली कंपनी है मान लो, तो उसने एक साल में या उस निर्धारित समय में कितने कपड़े बेचे हैं, तो उन सब को बोलते हैं विक्रय टर्नओवर। यानी कि जितना कंपनी, मान लो कोई साबुन वाली कंपनी है, तो उसने कितने साबुन बेचे हैं, कितने साबुन बेचे हैं, कितने सर्फ बेचा है, जो भी है। तो ये सारी चीजें हैं। तो कंपनी ने मतलब कहे कुल मिला के कितना माल बेचा है, तो उस माल की जो भी रेशियो आता है उसको बोलते हैं विक्रय टर्नओवर, कितने रुपए का बेचा है। उदाहरण के लिए, यदि एक वर्ष के दौरान उत्पाद की बिक्री रुपए 10 लाख रुपए है, वह अपने मासिक टर्नओवर को निर्धारित करने के लिए इसे 12 से विभाजित करेगा। इसे साप्ताहिक रूप से भी करेगा और दैनिक रूप से भी करेगा। तो वो जो भी आता है वो पर डे भी निकाल सकता है, पर वीक भी निकाल सकता है, पर मंथ भी निकाल सकता है, पर 2 मंथ भी निकाल सकता है, और पर क्वार्टर भी निकाल सकता है, पर ईयर भी निकाल सकता है। तो ये सारा टर्नओवर है। तो जितना कंपनी माल बेचेगी उतना प्रॉफिट कंपनी को होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अगर टर्नओवर बढ़ता है तो कंपनी के लिए अच्छा ही है। नेट सेल टर्नओवर, तो देखिए नेट सेल टर्नओवर मतलब क्या है। नेट सेल्स इज द सम ऑफ कंपनीज ग्रॉस सेल्स माइनस इट्स रिटर्न्स, अलाउंसेस एंड डिस्काउंट। देखिए, शुद्ध बिक्री कंपनी के सकल बिक्री के अपने रिटर्न्स, भत्ते और छूट के बीच की राशि है। यानी कंपनी में जितने रुपए का सामान बेचा उसमें से वो कंपनी का रॉ मटेरियल खर्चा निकाल कर जो बचेगा, यानी कि रॉ मटेरियल जो आदमी बेचने जा रहा है उसकी सैलरी, ये सब निकाल के जो बचता है उसे बोलते हैं नेट सेल्स टर्नओवर। ध्यान रखना, ये अगर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ओके, अच्छा, अदर इनकम कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कंपनी के पास मान लो कोई, उस कंपनी का अपना बिजनेस तो है ही,
वो कंपनी अपना खुद से कमा तो रही है, और उसके बाद कंपनी के पास पिछले साल का जो कमाया हुआ है, जहाँ पहले का जो कमाया हुआ है, उन पैसों को कंपनी ने किसी बैंक में रखा है या किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे हैं, उनसे जो पैसा आता है, या किसी भी कहीं पर भी बॉन्ड्स खरीद के रखे हैं जो इंटरेस्ट उसे मिल रहा है, वो भी तो कंपनी का ही है ना, तो वो कंपनी के खाते में जुड़ता रहता है, तो उन्हें बोलते हैं अदर इनकम। ध्यान में रखना, ये मतलब ज्यादा समझाने की चीजें नहीं है। अदर इनकम कंपनी को अपनी कंपनी की जो चीजें है ना, प्रोडक्ट के अलावा जहां से भी इनकम आता है वो अदर इनकम है। हो सकता है कंपनी की गाड़ी, कोई लॉजिस्टिक हो तो उसने अपनी गाड़ियां ही किसी दूसरे कंपनी को किराए पे दी हो, या फिर वो जो पैसा आया हो कमाई का, उस कमाई के पैसे से उसने और किसी दूसरी लॉजिस्टिक कंपनी में गाड़ियां खरीद रखी हो, तो वो सब अदर इनकम में आता है। उसके बाद स्टैंड अलोन आए, खुद को साबित करना। स्टैंड अलोन का मतलब जो होता है ना, खुद स्टैंड अलोन यानी कि खुद को साबित करना। स्टैंड अलोन लाभ किसी व्यवसाय की घटकों या खंडों का मूल्यांकन करने की एक विधि प्रदान करता है। प्रत्येक व्यवसाय खंड के स्टैंड अलोन लाभ को मापना अच्छा हो सकता है, जिससे यह पता लगाया जा सके कौन से व्यवसाय सेगमेंट लाभदायक हैं। यानी कि स्टैंड अलोन यानी कि कंपनी के पास मान लो 10 दुकानें हैं या 3 दुकानें हैं, ठीक है, 10 छोड़ दीजिए। एक कंपनी तेल बेचती है, एक में साबुन बेचती है, और एक में कंपनी क्या बेचती है, फोन की सेवाएं बेच रही है। तो ये चीजें हैं। तो इनमें से किस फील्ड में कंपनी को अच्छा मुनाफा हो रहा है? तेल बेचकर अच्छा पैसा कमा रही है, या फिर रिचार्ज बेचकर अच्छा पैसा कमा रही है फोन के, या फिर साबुन या अनाज बेचकर पैसा कमा रही है। तो वो जिस फील्ड से ज्यादा पैसा आ रहा है उस फील्ड को बोलते हैं स्टैंड अलोन, यानी कि कंपनी को पर फील्ड से कितनी कमाई हो रही है। कंपनी के बहुत सारे फील्ड्स हैं, सब सेक्टर्स हैं, तो कौन कौन से सेक्टर से कितना पैसा आता है, ये भी अगर बढ़ता है तो कंपनी के जो वो है प्राइस बढ़ने लगती है। तो एक्सपेंसेस देखिए यहाँ नीचे व्हाइट कलर में लिखा है, ये तो सबको पता है कि जैसे कि एम्प्लॉयज की सैलरी वगैरह, बिजली का बिल, कच्चा माल का खर्चा, टैक्सेस, मेंटेनेंस का पैसा इत्यादि। एक्सपेंसेस अगर बढ़ते हैं तो कंपनी की प्राइस कम होने लगती है शेयर्स की। ध्यान रखना। प्रोविजंस ये भी है, जो प्रोविजंस मैंने अलग करके दिखाया आपको, एक्सपेंसेस का सब पार्ट है, यानी कि एक्सपेंसेस के अंदर ही वो आता है। अगर प्रोविजंस बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है प्राइस भी कम होने लगती है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जब कोई कंपनी अपने मुख्य कोर बिजनेस से मुनाफा कमाती है तो उस फायदे को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। एक सफल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको कंपनी के बिजनेस को समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, आपने कुछ कंपनी ऐसी देखी होंगी जो प्रोडक्ट्स तो बहुत बनाती है, पर सेल्स करने के बाद वो प्रॉफिट में नहीं आ पाती। अब इसके पीछे 2 कारण हैं, या तो वो कंपनी अपने प्रोडक्ट सस्ते दाम पे बेच रही है, या फिर उस कंपनी के खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं जिस कारण से वो कंपनी लगातार घाटे में जा रही है। और इन्हीं सब को कैलकुलेट करके आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है। कंपनी क्या है, सस्ते दाम पर माल बेचती है फिर भी प्रॉफिट में नहीं आती, वही बात है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो इससे रिलेटेड होता है। तो ध्यान रखना, इस तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जो डेफिनेशंस है आप अच्छे से समझ सकते। तो सस्ती सेवाएं देने के बाद कंपनी प्रॉफिट में कैसे आएगी? जितना माल लगता है, जितना रॉ मटेरियल उसको लग रहा है, उससे भी कम दाम में वो बेच रही है, तो कहाँ से प्रॉफिट में आएगी? तो आगे देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बताने की कोशिश की है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फार्मूला देखिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि नेट सेल्स और माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट सेल्स माइनस बेचे गए माल की लागत माइनस कार्यालय के खर्चे माइनस माल बेचने के खर्चे, तो ये सारा मिला के ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचेगा ही नहीं जब सस्ती कीमत में बेचेंगे माल, तो बिल्कुल सीधी सी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये दूसरा जो एग्जांपल है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट सेल्स यानी कि कंपनी का नेट सेल्स आपको पहले ही पता है, नेट सेल्स कब कैसे निकलता है, सारे खर्चे निकाल कर जो बचता है वो नेट सेल्स है। और बेचे गए माल की लागत, नेट सेल में से बेचे गए माल की लागत और उसके बाद कार्यालय के खर्चे, ये सारा निकाल के जो बचता है, निकालने के बाद वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। चलो नेक्स्ट है डिप्रिसिएशन। मतलब क्या है? कंपनी की जो संपत्ति है ना, कमी होती है उसमें। जैसे कि मान लो, मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे कि कंपनी के पास मान लो कि कोई गाड़ी है। अब नई गाड़ी ली है तो कंपनी के पास वो उस समय 10 लाख की थी, तो वो भी उसके एसेट्स में आती है। 2 साल के बाद वो कीमत उसकी कम हो जाएगी, 9.5 हो जाएगी। 5 साल के बाद 7 लाख रह जाएगी। इस तरह से 15 साल के बाद 2 ही लाख रह जाएगी। तो इस कंडीशंस को, यानी कि जो कंपनी के पास संपत्ति है, धीरे धीरे कंपनी की संपत्ति की कीमत कम होने लगती है, सिर्फ जमीन को छोड़ के, ठीक है, तो उसे बोलते हैं डिप्रिसिएशन।
अगर डिप्रिसिएशन कंपनी के वो है इस तरह से ज्यादा है, कंपनी के जो जितने भी एसेट्स है धीरे धीरे उनकी कीमत कम होने लग रही है, खराब बात है कंपनी के लिए। ओके, एबिट जो आपने थोड़ी देर पहले ये किया था, एबिट एक्चुअली होता क्या है? एबिट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट पर्सन और कंपनी रिसीव्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हैव बीन डिडक्टेड। वह लाभ है जो किसी व्यक्ति या कंपनी को ब्याज और करों से पहले प्राप्त होता है, यानी कि एबिट, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, अभी आगे चल के एबिटा में हम ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके जो पहले जो प्राप्त होता है ना करों से पहले, यानी कि कंपनी ने 100 रुपए कमाए हैं, अभी उसमें से उसने टैक्स भी देना है, तो उसके बाद उसका और प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इस तरह से जो होता है टैक्स देने से पहले जो कंपनी के पास कमाई होती है वो एबिट, जब बोलते हैं एबिटा कंपनी का इतना है उतना है, तो उसके उसमें से फिर माइनस भी हो जाता है। तो ये कुछ ज्यादा असर नहीं करता कंपनी के जो शेयर प्राइस के ऊपर। ठीक है, देखिए यहाँ पर एबिटा का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो एबिटा का मतलब हुआ ब्याज, कर, विना मूल्य और लोन देने से पहले की आय। एबिटा भी कंपनी की वित्तीय परिस्थिति को जानने का उपाय है जिसे शुद्ध आय के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद ये शुद्ध आय नहीं है, उनके पहले है, जो बाद में होगा ना। एबिटा जो है, एबिटा के जो बाद में, एबिटा जिसे बोलते हैं ना, न्यूज में बहुत बार बोलते हैं एबिटा इतना हुआ, इतना एबिटा है, तो उसके बाद में नेट सेल्स आता है, नेट प्रॉफिट आता है कंपनी का। ये इसमें से माइनस होंगे ये सारी चीजें, और उसके बाद उसका जो नेट प्रॉफिट है वो आ जाता है। ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्सेस। तो ये तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अर्निंग बिफोर टैक्सेस, टैक्सेस देने से पहले जो कंपनी के पास होता है, जैसे कि वही है 100 रुपए कंपनी के पास है, अब उसने अभी टैक्स नहीं दिया है तो उसका ईबीटी हो गया है। टैक्स देगी तो नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। रिजर्व रिटर्न बैंक्स मतलब कंपनी के पास मान लो एक गाड़ी है, ठीक है, कंपनी को गाड़ी है और कंपनी को दूसरी गाड़ी और खरीदनी है, तो कंपनी कभी कभी क्या करती है, उस गाड़ी को बैंक में लिख देती है, बता देती है कि ये हमारा गिरवी रखिए और कुछ पैसे रखिए, इन सब के बदले में हमें और एक गाड़ी दे दीजिए। तो वो एक गाड़ी वो पहले वाली, और जो लोन से ली हुई गाड़ी वो दूसरी। तो कंपनी के पास इस तरह से 2 गाड़ी होती है और फिर कंपनी अपना बिजनेस ग्रो करने लगती है। लेकिन कंपनी ने दूसरी गाड़ी खरीदने के लिए जो बैंक को लिख कर दिया है ना, तो उसी चीज को बोलते हैं, यानी कि कंपनी ने जो अपनी एसेट, जो संपत्ति, कितनी संपत्ति बैंकों को दी, कंपनी ने अगर ज्यादा से ज्यादा संपत्ति बैंकों को लिख कर दी तो वो भी कंपनी के लिए एक खराब बात है। तो ध्यान रखना इन चीजों को। पैट्स है, पैट्स यानी कि पैट स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स देने के बाद जो पैसा बचता है उसे पैट करते हैं, या फिर आप नेट प्रॉफिट भी आप उसे कह सकते हैं। स्टॉक मार्केट की टर्म्स यहाँ पर खत्म होती हैं। तो इस तरह से यह है रिजल्ट्स रिलेटेड टर्म्स हैं। तो ध्यान रखना, कंसो मुनाफा, प्रोविजंस, नेट प्रॉफिट, नेट सेल्स। तो ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, कंसो मुनाफा बढ़ता है तब भी शेयर की प्राइस बढ़ती है, उसमें से बाकी फिर खर्चा निकलने के आने के बाद में नेट सेल्स हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, इन चीजों पे ध्यान रखना। प्रोविजंस हो गया, प्रोविजंस बढ़ते हैं तो खरीदना नहीं है, उसमें घुसना नहीं है। नेट सेल्स बढ़ता है तो घुस सकते हैं आप, नेट प्रॉफिट में घुस सकते हैं आप। उसके बाद में कंसो मुनाफा जब बढ़ता है तब भी आप उसमें घुस सकते हो। तो ये सारी चीजें, कंपनी के रिजर्व अगर बढ़ गए हैं, कंपनी की देनदारियां बढ़ गई है, कंपनी के रिजर्व बढ़ गए हैं तो आप उसमें घुस सकते हो। कंपनी की देनदारियां बढ़ गई हैं तो प्रोविजंस है तो भी आप उसमें नहीं घुस सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, आपको बार बार इसकी स्टडी करनी होगी, तभी आप इनमें घुसने की कोशिश करेंगे तो ही ये हो पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आपको पढ़ना है, रहना है हमारे साथ में, मार्केट में एग्जिस्ट करना है, तो हर चीज को आपको देखना होगा। बहुत ज्यादा भाषण हुआ है, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी वीडियो में और आगे की जो भाषाएं हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।